पाकिस्तान में आर्थिक हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि श्रीलंका की तरह पाकिस्तान भी अब कर्ज वापसी पर डिफॉल्ट कर सकता है। पाकिस्तान ने अभी तक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ से बेल आउट के लिए डील फाइनल नहीं की है। महंगाई की वजह से वहां पर हालात बहुत खराब हैं। ऊपर से कई शहरों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई भी ठप होने की खबरें हैं। पाकिस्तानी रुपया लगातार गिरता जा रहा है। वहां $1 की कीमत 202 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। सर, दोहा में कुछ बातचीत चल रही थी, क्यों नहीं बनी आईएमएफ से बात दोहा में? दोहा वाली बातचीत की असफलता के बाद पाकिस्तान में काफ़ी पैनिक है और अब मर्चेंट बैंकर्स भी, दुनिया में क्रेडिट डिफ़ॉल्ट पर नज़र रखने वाली एजेंसियां भी अब पाकिस्तान को करीब से देख रही हैं। दोहा में पाकिस्तान की सरकार करीब करीब $3 बिलियन की आईएमएफ की सहायता के लिए बात कर रही थी और ये बातचीत पिछली सरकार ने शुरू की थी, इमरान खान की सरकार ने। उसके बाद वहाँ राजनीतिक अस्थिरता आई। उस अस्थिरता का नतीजा ये हुआ कि ये बातचीत बीच में रुक गई। आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के रिश्तों का पुराना इतिहास बड़ा खींचतान भरा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने हर संकट के लिए आईएमएफ के पास जाता रहा है। तो आईएमएफ ने इस बार जो शर्तें रखी थी पाकिस्तान को बेल आउट करने की, वो बेहद सख्त हैं और उसे राजनीतिक रूप से एक नई सरकार जो एक राजनीतिक उथल पुथल के बाद आई, उसे स्वीकार नहीं कर सकती। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। यहाँ पेट्रोल डीजल की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है, पेट्रोल डीजल की राशनिंग हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि उसे बहुत सारे खर्च कम करने पड़ेंगे सरकार को। अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट लगी है कोविड के कारण और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे भी स्थायी तौर पर फ्रेजाइल है, हमेशा से डामाडोल है। तो इस बार आईएमएफ ने जो शर्तें डाल रखी हैं, वो शर्तें सरकार के लिए राजनीतिक रूप से एक किस्म से आत्मघाती हैं। पर आईएमएफ ऐसी ही शर्तों के साथ कर्ज देना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के साथ आईएमएफ का अपना तजुर्बा बहुत खराब है। आईएमएफ से लगातार ये वो दुविधा थी जिसके कारण दोहा में निराशा हाथ में लगी। दोहा में जो आईएमएफ के साथ बैठक हो रही थी, उसके बाद अब पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को कोई नतीजा निकलता नहीं दिखाई दिया। उसका तत्काल असर हमें पाकिस्तान में आर्थिक संकट की संभावना, डिफॉल्ट का खतरा, श्रीलंका जैसी परिस्थितियों की कल्पना, वो सारी चीजें हमें सामने दिखाई देने लगी। सर, सबसे बड़ी मुसीबत है कहाँ? क्या दिक्कत आ रही है पाकिस्तान की? अगर हम अर्थव्यवस्था में फॉल्ट पॉइंट देखें तो फॉल्ट लाइन सबसे बड़ी है क्या? सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है, सबसे बड़ी क्राइसिस है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार $10.2 बिलियन पर है, जो केवल 2 महीने के इंपोर्ट्स के लिए पर्याप्त है। इस साल पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट $45 बिलियन रहने की संभावना है, यानी उसके आयात और निर्यात का फर्क $45 बिलियन रहने वाला है। जब भी दो महीने के आसपास का विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो देश की करेंसी की क्या हालत होती है, पाकिस्तान की करेंसी के इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये माना जा रहा है और इसीलिए आपको ये दिख रहा है कि राशनिंग शुरू हो रही है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान लगभग श्रीलंका वाली राह के करीब है। हालांकि श्रीलंका जैसी परिस्थिति अभी पाकिस्तान में बनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अगर 2 महीने का ही विदेशी मुद्रा बचा है तो इसीलिए वो बेचैनी पहले से शुरू हो गई थी। इसलिए आईएमएफ से बेल आउट के प्रयास लगातार शुरू कर दिए गए थे। तो ये एक बड़ा संकट है। और अगर सरकार, और इस बार आईएमएफ थोड़ा सख्त दिख रहा है शुभम, अगर आईएमएफ को ये गारंटी नहीं दी गई कि सब्सिडी कम की जाएगी, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण किया जाएगा, तो शायद आईएमएफ इस बार वो किस्त जारी नहीं करेगा। और किस्त जारी नहीं करेगा तो पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है सऊदी अरब या चाइना से कर्ज लेने के, क्योंकि अब विदेशी मुद्रा भंडार काफी डावाडोल है। सर, डिफॉल्ट की बातें क्यों हो रही हैं? डिफॉल्ट कर सकता है, डिफॉल्ट का खतरा क्यों गहरा रहा है? डिफॉल्ट का रिस्क इसलिए दिखाई दे रहा है, उसका जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि पाकिस्तान का करीब मैं फिच की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। फिच की इस रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान का करीब $20 बिलियन का एक्सटर्नल डेट या बाहरी कर्ज इस वित्त वर्ष में, अगर यानी FY23 में पेमेंट के लिए आने वाला है। इसमें लगभग $7 बिलियन के डिपॉजिट्स हैं जो चाइना और सऊदी अरब के हैं। वो शायद डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनको रोल ओवर कर दिया जाएगा, जमा रोल ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो पाकिस्तान के स्टेट बैंक का आंकड़ा बताता है कि इसके बाद बचे हुए कर्ज को उसे पे करना पड़ेगा। इसमें $2.5 बिलियन का शायद चाइना का भी कर्ज है, जो चर्चा हो रही है। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए अगर आप $45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट देख लें और करीब ये मान के चलें कि 10 से 11 बिलियन के आसपास के कर्ज का भुगतान आने वाला है, तो विदेशी मुद्रा भंडार तो केवल $10 बिलियन है। तो इसलिए अभी हालांकि दुनिया की किसी एजेंसी ने CDS ट्रिगर नहीं किए हैं, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रिगर नहीं किए हैं, डिफॉल्ट की आशंका नहीं बताई। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भीतर से जाकर आप देखने की कोशिश करें कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार में आवक नहीं शुरू हुई, उसमें बढ़ोतरी नहीं शुरू हुई तो देर सवेर डिफॉल्ट की नौबत आ जाएगी। इस बात की आशंका दुनिया भर की एजेंसियों को है, क्योंकि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट
पाकिस्तान के एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, इन दोनों की रोशनी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार कतई अपर्याप्त है। मतलब उसके लिए मौजूदा समय में विदेशी मुद्रा भंडार उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। नहीं करता। अच्छा सर, ये बेल आउट बार बार पाकिस्तान को क्यों लेने पड़ते हैं? मतलब आप हर 2-4 साल 5 साल में खबर आती है कि IMF के पास जा रहा है बेल आउट का इतिहास कैसा है इनका? 22 बार पाकिस्तान अपने इतिहास में IMF से 61 साल के अपने इतिहास में लगभग पाकिस्तान 61 के अब तो 62-63 साल के इतिहास में 22 बार पाकिस्तान बेल आउट ले चुका। और इस मामले में पाकिस्तान की राजनीति में चाहे कितनी भी उठापटक हो, चाहे कितनी भी कुश्ती हो, कोई भी अच्छा हो या बुरा हो, IMF के सामने जाने में पाकिस्तान की कोई सरकार संकोच नहीं करती। अगर आप 61 साल का पूरा इतिहास देखें तो पाकिस्तान के तानाशाह हों या पाकिस्तान की चुनी हुई सरकारें हों, उन्होंने अर्थव्यवस्था को संकट में डाला है और उसके बाद IMF से जाकर बेल आउट लिए। ये प्रक्रिया 1958 से शुरू होती है और आज हम 2022 में फिर सरकार को सामने खड़े हैं। और एक और दिलचस्प आंकड़ा मुझे कल मिला, जब पाकिस्तान के IMF बेलआउट्स को तलाश रहा था, कि पाकिस्तान में ज़्यादा बेलआउट्स उनकी चुनी हुई सरकारों ने लिए हैं IMF से। यानी जो 2 चुनी हुई सरकारें नहीं है, एक चुनी हुई सरकार PPP की, उसने 47% के आसपास IMF की से मदद मांगी और दूसरी जो PML थी उसने करीब 35% की मांगी। डिक्टेटर्स के बेलआउट कम रहे, हालांकि डिक्टेटर्स का कार्यकाल भी छोटा रहा और उन्हें बेलआउट मिलने में भी मुश्किल आती है। पाकिस्तान की परिस्थिति है कि वहाँ की चुनी हुई सरकारों ने शायद अर्थव्यवस्था का ज़्यादा कबाड़ा किया है ज़्यादा, जो ये बताता है कि लगातार बार बार पाकिस्तान को बेलआउट के पास जाना पड़ता है। और शायद दुनिया के उन कम देशों में से है जिसे IMF की मदद से लगातार चलना पड़ रहा है। सर, एक जगह से मदद और मिलने की उम्मीद होती है, होता है चीन की। चीन मदद दे देगा। आपको क्या लगता है कि चीन की तरफ से इस बार मदद मिल पाएगी पाकिस्तान को? दिलचस्प बात है, चाइना ने पाकिस्तान के इस आर्थिक संकट के बाद जो चीन का जो आधिकारिक मीडिया है इस तरह की खबरें आ रही हैं कि चीन ने कहा है कि चीन का इन्वेस्टमेंट जो CEPC के तौर पर उस पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाइना का पाकिस्तान के टोटल डेट में चीन का हिस्सा केवल 1/10 है। चीन का बड़ा इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर डेट के हिसाब से, कर्ज के हिसाब से भी पाकिस्तान को शायद चीन की मदद मिलती रहेगी। और चीन की अगर आप पूरी गतिविधियाँ, परिस्थितियाँ देखें तो चीन ने पाकिस्तान में के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा हिस्सा अपने हाथ में वैसे भी ले रखा है। तो चाइना के लिए पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट भी है, चाइना के लिए पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। तो अंततः चीन से भी बड़े मदद की संभावना नहीं है सीधी, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार की समस्या को हल कर सके, क्योंकि इसीलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इस संकट से पहले चाइना भी गए थे और वहाँ से लोन पर सहमति नहीं बनी थी, नए लोन पर सहमति नहीं बनी थी, बल्कि चर्चा तो ये भी है कि कुछ पुराने लोन की बकायदारी चुकाने का दबाव है पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जो चाइना इकोनॉमिक पाकिस्तान कॉरिडोर है, जो सबसे बड़ी परियोजना है और चीन का जो स्ट्रेटेजिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसे लेकर खतरा नहीं है, ऐसा चीन के मीडिया में जो खबरें छपी वो बता रही हैं। बिल्कुल, यानी कि मदद की उम्मीद ना चीन से है अभी सीधी, ना IMF से है, और पाकिस्तान के हालात हर दिन और ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं।